यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फिजिक्स को, और फिजिक्स में जो आपका यूनिट नंबर 14 है जो कि आपसे बात करता है लाइट एंड साउंड के बारे में, उसी यूनिट के कुछ टॉपिक्स को आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके और बात की जाए कोर्सेज की, तो कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। कंप्लीट बैचेस यहाँ पर अवेलेबल है। 40 डेज का लाइव बैच अवेलेबल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी प्लस टेस्ट सीरीज इंक्लूड रहेगी। ओके सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। प्लस जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐप को भी डाउनलोड आप साथ के साथ करते रहिएगा ताकि जितने भी फ्री टेस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आप ज़रूर से लगा पाएँ, क्योंकि हर एक टेस्ट के साथ अपना एक एनालिसिस रहता है कि आपने किस क्वेश्चन में कितना समय दिया, आपका कौन सा पॉइंट यहाँ पर वीक रहा। ठीक है, तो वो एनालिसिस अभी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आई नो कि यहाँ पर टाइम मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि मैथ्स भी पढ़नी है, ठीक है, फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, क्योंकि तीनों में न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो एग्जाम में टाइम मैनेज करके चलना इंपॉर्टेंट है। तो अभी से आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए। ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक है, कोहेसिव सोर्सेस क्या होते हैं, ध्वनि तरंगे क्या होती है, उसमें इको क्या है, अल्ट्रासाउंड क्या है, सुपरसोनिक क्या है। अब ये चीज़ें ना बिल्कुल बेसिक है, जस्ट कॉमन थिंग है कि आपको एक एक चीज़ की डेफिनेशंस पढ़ाई जाएगी, कुछ बेसिक एमसीक्यूज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट पूछे जाते हैं, जैसे कि एक मोस्ट कॉमन है यंग का द्विस्लिट करके एक्सपेरिमेंट है, यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से उसे जाना जाता है। इस टॉपिक से 5 से 7 क्वेश्चन आपको अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए, ठीक है, जो कि आपका कोहेसिव सोर्सेस का ही एक सब टॉपिक कह सकते हैं। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि A to Z सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करें। सो आज का जो सेशन है वो चलेगा आपका बेसिक टू एडवांस। पहले आप नॉर्मल साउंड वेव की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लोगे, साउंड वेव के क्या क्या टाइप होते हैं और क्या क्या विशेषताएं उसकी होती है ना, नॉर्मल ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। देन अपन एक एक करके 3 एक्सपेरिमेंट आज की क्लास में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो कॉपी पेन लेकर बैठना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स थोड़े हाई लेवल के यहाँ पर बनते हैं। तो आज अपन पूरा इसका थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह लर्न कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में अपन सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो सबसे बेसिक सी चीज़, व्हाट इज साउंड वेव, ध्वनि तरंग क्या होती है। एक प्रकार से मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग जिसे कहा जाता है, जो किसी भी माध्यम में ट्रेवल कर सकती है। माध्यम बोले तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, इनमें कणों का जो कंपन होता है उसके कारण यहाँ पर ये ट्रेवल करती है। सो अगर हम लोग कहें अ साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव दैट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम सच एज अ एयर, वाटर और सॉलिड बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। कैसे ट्रेवल करती है, कणों के कंपन के कारण ये क्या करती है, यात्रा करती है, ठीक है। अब ध्वनि तरंगों के प्रकार की बात की जाए तो ऐसे तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, लॉन्गिट्यूडल होता है, ट्रांसवर्स होता है। ये नाम हिंदी में कंफ्यूज करते हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगे, इसीलिए आप इसको इंग्लिश में ही याद करेंगे, ठीक है। एक बार पहले भी हम लोग इस क्लास में पढ़ चुके हैं, क्योंकि साउंड वाली क्लास में अपन ने कोहेरेंट इनकोहेरेंट लाइट पढ़ी थी, राइट, वहां पर भी हमने सेम चीज को डिस्कस किया था। सो साउंड वेव 2 टाइप के हो गए, लॉन्गिट्यूडल वेव हो गई, तो इन तरंगों में माध्यम के कण जो है तरंग के प्रसार की दिशा के समांतर गति करते हैं। मतलब इसमें जो कणों का वाइब्रेशन होगा, कणों का जो मूवमेंट होगा, ध्यान रखना हमेशा वेव के कैसा होगा, पैरेलल होगा। वेव ऐसे जा रही है तो कण भी कैसे गति करेंगे, पैरेलल, समांतर यहाँ पर गति करेंगे, किसके, तरंग के, है ना। तरंग के समांतर अगर गति करते हैं तो उसको लॉन्गिट्यूडल यहाँ पर बोलते हैं। दैट मीन्स आप इजी लैंग्वेज में समझ लो, हिंदी में याद रखना है तो अगर वेव ऐसे जा रही है तो कण भी ऐसे गति करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबे हैं, ठीक है, लंबवत गति, समांतर आप इसे कहेंगे, है ना, तो पैरेलल यहाँ पर ये जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो जैसे भी आपको ट्रिक बनानी हो कि एलपी करके ट्रिक बनानी हो, तो एक ट्रिक ये भी होती है इसकी, एलपी करके। लॉन्गिट्यूडल में कैसे जाते हैं, पैरेलल यहाँ पर जाते हैं, है ना, और अनुदैर्घ्य से भी आप कोई ट्रिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे लॉन्गिट्यूडल में कण कैसे गति करते हैं, तो तरंग के, वेव के पैरेलल, समांतर यहाँ पर गति करते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट ट्रांसवर्स में हो जाएगा, है ना। ये तरंगे ध्वनि में तो नहीं पाई जाती, लेकिन सॉलिड में आप इन तरंगों को देख सकते हो, जहां पर कंपन जो है तरंग की दिशा के लंबवत यहाँ पर होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पर होगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कैसे होगा, परपेंडिकुलर, लंबवत यहाँ पर होगा। तो आप इसको, इसके लिए आप जरूर से एक ट्रिक बना सकते हो। जैसे आप बोल रहे हो ट्रांसवर्स मतलब टॉल, टॉल का मतलब हिंदी में क्या होता है, लंबा यहाँ पर होता है, तो इसकी ट्रिक बन जाएगी। तो इसका रिवर्स आप लॉन्गिट्यूडल में ले सकते हो, या फिर इधर एलपी करके याद रखना है तो बस वो ध्यान रखना, पी फॉर पैरेलल होगा, है ना। तो जैसे भी आपको याद रखना है, बस ये इंपॉर्टेंट है।
सो ये तरंगें आमतौर पर ध्वनि में नहीं होती, सॉलिड में हो सकती है और हमेशा इनके कणों की जो गति होती है वो कैसी होती है, लंबवत यहाँ पर होती है, परपेंडिकुलर होती है। ओके, क्लियर है। क्या क्या गुण, क्या क्या विशेषताएं हो सकती है एक ध्वनि तरंग में? एक तो इसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। वेवलेंथ बेसिकली होती क्या है, दो लगातार संपीड़न या विरलन के बीच की जो दूरी होती है उसको ही हम लोग उसकी तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ कहते हैं। दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन भी हो सकते हैं और साथ ही हम लोग बोल सकते हैं ना रेयरेक्शन भी यहाँ पर हो सकते हैं ना, इनके बीच की जो दूरी होगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, आप डायग्राम से देख सकते हैं जैसे एक वेव स्टार्ट हुई है और जहाँ पर ये एंड होगी मतलब पूरा एक सर्कल कंप्लीट होगा, पूरा एक चक्र कंप्लीट होगा, ये इसकी वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक भी ले सकते हो या फिर आप इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पर भी एंड करते हो, मतलब एक साइकिल पूरा करना है ना। आधे से शुरू करो, नेगेटिव से शुरू करो, पॉजिटिव से शुरू करो, तो बेसिकली दो लगातार संपीड़न भी ले सकते हो, दो लगातार विरलन के बीच की दूरी को भी आप कंसीडर कर सकते हो। सो द वेवलेंथ इज क्लियर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1/v आपका यहाँ पर होता है। प्रति सेकंड होने वाले कंपन की संख्या जिसे हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, मापा जाता है, वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ओके, वेवलेंथ क्लियर हो गया, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, तीसरा आता है एम्पलीट्यूड। कणों का उनके संतुलन स्थिति से अधिकतम विस्थापन ये ध्वनि की तीव्रता को निर्धारित करता है। दैट मीन्स कोई भी वेव बनाइए तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट ले पा रही है, अधिकतम कण कितना विस्थापित हो पा रहा है, डिस्प्लेस हो पा रहा है, ये चीज़ क्या कहलाती है, ये चीज़ कहलाती है एम्पलीट्यूड। क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। ठीक है, अगर किसी की ध्वनि बहुत तेज है तो उसका एम्पलीट्यूड ऐसा होगा, अगर किसी की ध्वनि थोड़ी मीडियम है तो उसका एम्पलीट्यूड ऐसा होगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड किसको निर्धारित करता है, ध्वनि की तीव्रता को यहाँ पर निर्धारित करता है। अब वेलोसिटी क्या होती है, जिस गति से ध्वनि तरंग गति करती है, मतलब जिस स्पीड से वो जा रही है वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा माध्यम के ऊपर कि हवा में कैसे जा रही है, पानी में कैसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और द्रव में, सॉलिड में कैसे जा रही है। अपन को पता है ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है वेलोसिटी साउंड की। ठीक है, वो अभी अपन और आगे डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है आपका 5th नंबर का पॉइंट, दैट इज पिच, है ना। अब ये किसके ऊपर निर्भर करता है, पिच हमेशा फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है दैट मीन्स कि उसका पिच, उसका जो टोन होगा वो भी हाई होगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है या उसकी पिच ही इतनी कर्कश है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा होगा। मतलब दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी पिच ज़्यादा होगी, और अगर पिच और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है दैट मीन्स उसका वेवलेंथ मिनिमल होगा। ठीक है, दोनों क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ओके, चलिए अब स्पीड ऑफ साउंड भी देख ही लीजिए, इतना पड़ा है। हवा में अगर आपको गति निकालनी है साउंड की तो 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, पानी के अंदर देखनी है तो 1500 मीटर प्रति सेकंड होती है क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है, और सॉलिड में तो और भी ज़्यादा होती है, 5000 मीटर प्रति सेकंड से भी ज़्यादा की स्पीड यहाँ पर सॉलिड में रहती है, और स्टील में देखोगे तो और ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉलिड लिक्विड गैस का कॉम्बो है। अच्छा, अब यहाँ से ये तो समझ में आ गया कि ध्वनि ठोस में सबसे तेज चलती है, द्रव में धीमी होती है, और गैसेस में सबसे कम गति उसकी रहती है, क्योंकि वही उनका आणविक स्ट्रक्चर, गैसों में अणु बहुत दूर दूर स्थित होते हैं तो उसको चलने के लिए माध्यम में दिक्कत आती है। राइट, चलिए अब आ जाते हैं रिफ्लेक्शन एंड इको। यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, और इको यानी कि प्रतिध्वनि क्या होती है, यानी कि जब ध्वनि तरंगे किसी सतह से टकराकर, जैसे कि ये हमने यहाँ से कुछ कहा, ठीक है, या फिर ये स्पीकर है, तो यहाँ से टकराकर वापस यहाँ तक पहुँचना, ठीक है, ये क्या हुआ है, उस ध्वनि का रिफ्लेक्शन, परावर्तन यहाँ पर हुआ है। और इको क्या होता है, ध्वनि का दोहराव, जब यह किसी दूरस्थ सतह से परावर्तित होकर वापस अपने मंजिल तक पहुँचती है, जैसे कि किसी व्यक्ति ने कुछ कहा पहाड़ों के बीच में, ठीक है, तो ध्वनि उस सतह से टकराई, पहाड़ से टकराई, और वापस इस व्यक्ति को इसी की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो दैट इज इको। इस हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिध्वनि यहाँ पर कहेंगे। मिनिमल डिस्टेंस जो होनी चाहिए दोनों के बीच में 17.2 मीटर से ज़्यादा ही होनी चाहिए, तभी इको यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है। ओके, अब देखिए ध्वनि तरंगों की क्या क्या एप्लीकेशंस यहाँ पर हो सकती है, क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है ध्वनि तरंगों के लिए, है ना। पानी के नीचे वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का। ठीक है, रेडार आसमान में, सोनार पानी के नीचे। ठीक है, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग हम लोग करते हैं मेडिकल वगैरह में, आपने देखा ही है ना, सोनोग्राफी वगैरह होती है, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी इसका प्रयोग करते हैं, कंपन का उपयोग करके विभिन्न ध्वनियाँ उत्पन्न करी जा सकती है, जैसे कि अभी आप स्पंदन पढ़ चुके हो, बीट्स पढ़ चुके हो, हाई लो करके हम लोग अलग अलग प्रकार के म्यूजिक वाद्य यंत्रों को यहाँ पर सेट करते हैं और अच्छा म्यूजिक यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है।
चलिए अब हम लोग ध्वनि तरंगों के प्रकार पढ़ेंगे और फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तो अभी आपने पढ़ा, तो फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर से क्यों पढ़ा रहे। इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि इनको कई तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है। अगर मैं तरंग का मोशन देखूँ, वेव किस प्रकार से गति कर रही है, अगर मैं ये देखूँ तो इसके दो टाइप होंगे, लॉन्गिट्यूडल होगा, ट्रांसवर्स यहाँ पर होगा। अनुदैर्घ्य तरंग कैसी चलती है, समांतर यहाँ पर चलती है, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंगे लॉन्गिट्यूडल क्या होती है, समांतर यहाँ पर चलती है। जैसे वायु में जो ध्वनि तरंग है वो कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडल होगी। दूसरा जो होता है ट्रांसवर्स तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है ना। ट्रांसवर्स में क्या छुपा हुआ है, टॉल छुपा हुआ है। टॉल का मतलब क्या होता है, लंबा होता है, यानी कि यहाँ पर तरंगे जो होगी लंबवत चलेगी वेव फॉर्म के, ठीक है। जो कण जो गति करेंगे वो लंबवत परपेंडिकुलर यहाँ पर गति करेंगे। सॉलिड में देख सकते हो तनी हुई तार में कंपन किस प्रकार से होता है, और ठोस में ध्वनि तरंग की गति आप देख सकते हो कि किसी भी सॉलिड के अंदर ध्वनि जो गति करती है वो लंबवत, उसके कण जो है वेव के लंबवत परपेंडिकुलर यहाँ पर गति करते हैं, ठीक है। दूसरा जो टाइप होगा वो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी की भी फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है। सो ऑडेबल है जो हमें सुनाई देता है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। मानव कान के लिए सुनने योग्य संगीत, वार्तालाप, सामान्य ध्वनियाँ जो होती है वो सब श्रव्य ध्वनि तरंगों की रेंज में आती है, मतलब 20 to 20K के बीच में आती है। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो मानव उसको नहीं सुन सकता है। हाथी, बैल, जानवर जैसे डॉग वगैरह इसको सुन लेते हैं, है ना। भूकंप की तरंगों की आवाज, ज्वालामुखी विस्फोट से जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो काफी कम होती है, राइट। भूकंपी तरंगे जो है ये लोग, जानवर जो होते हैं, जल्दी से भाप लेते हैं कि कुछ गड़बड़ यहाँ पर होने वाली, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी काफी मिनिमल होती है। फिर आ जाती है अल्ट्रासोनिक तरंगे जो कि 20K से ज्यादा होती है। अब ये भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। चमगादड़, डॉल्फिन, कुत्ते इनको यहाँ पर सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग चिकित्सा और उद्योगों में यहाँ पर किया जा सकता है। सोनार वगैरह में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंसी के बेसिस पर हो गया। अब मैं माध्यम के बेसिस पर बात करूँ तो मैकेनिकल वेव होती है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस में ये ट्रैवल कर सकती है, दैट इज मैकेनिकल वेव। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये जो है ध्वनि जो इस कैटेगरी में तो आएगी नहीं, क्योंकि ध्वनि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग तो है नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है नहीं। लेकिन रेडियो तरंगे और प्रकाश तरंगे जो है ध्वनि तरंगों के साथ वहन कर सकती है, ध्वनि संकेतों को वहन कर सकती है। जैसे रेडियो है तो रेडियो में क्या हो रहा है, किसी की आवाज़ ही आपको सुनाई देगी। तो रेडियो प्रसारण जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है तो उसके अंदर साउंड ही, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी अलग सेट की हुई रहती है। सो रेडियो तरंगों के द्वारा यदि ध्वनि का संचार किया जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पर बोला जाएगा, ठीक है। चलिए अभी जो आपने इको देखा था, परावर्तन और इको क्या होता है, इसको एक बार और थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है। इको बेसिकली वह ध्वनि होती है जो किसी भी ठोस सतह से टकराने के बाद, जैसे ये ध्वनि साउंड से निकली, ठोस सतह से टकराने के बाद वापस लौटती है और सुनाई देती है। सो जब ध्वनि किसी कठोर सतह, पहाड़, दीवार या बड़ी इमारत से टकराकर परावर्तित होती है और 0.1 सेकेंड या अधिक समय के बाद आपके कानों पर पहुंचती है, कंडीशन क्या है कि मिनिमल 0.1 सेकेंड तो होना ही चाहिए, या उससे भी ज़्यादा समय लग गया कि 10 सेकेंड के बाद आपको फिर से आपकी ही आवाज़ सुनाई दी, तो उसे क्या कहा जाएगा, इको कहा जाएगा। तो जितना लेट सुनाई देगा तो समझ जाओ कि आपकी और उस इमारत के या जहाँ से आवाज़ टकरा कर आई है उसके बीच की दूरी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो एक मिनिमम डिस्टेंस के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए आपके, यानी आपके और जो जहाँ से वो टकराई है, स्रोत आप कह दो, सोर्स कह दो, मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर होनी चाहिए, जाने की 17 और आने की 17, टोटल कितनी हो गई, 34 मीटर हो गई। और मिनिमल 0.1 सेकेंड के बाद आपके कानों तक पहुँचे। सतह कठोर और चिकनी यहाँ पर होनी चाहिए ताकि साउंड बिल्कुल प्योरली वापस से परावर्तित हो जाए। वातावरण शांत होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस वहाँ पर नहीं हो। कहाँ कहाँ पर इको का प्रयोग किया जाता है, सोनार में किया जाता है। जैसे समुद्र के अंदर कोई चट्टान है ना, शिप जा रहा है, उसको कोई खतरा नहीं हो तो सोनार क्या बजता है, सिग्नल यहाँ पर भेजता है, उससे टकराकर वापस सिग्नल अपने मेन जो सोर्स है वहाँ पर पहुँचेगा जहाँ से हमने भेजा है, तो पता चल जाएगा कि नीचे एक चट्टान आ रही है और वो हमसे कितने किलोमीटर दूर है, वो भी हम लोग इस डिस्टेंस से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में किया जाता है। चमगादड़ और डॉल्फिन जो नेविगेशन करते हैं शिकार को खोजने में, वो इसी तरीके से करते हैं। भवन निर्माण में भी किया जाता है, जैसे सभागार और सिनेमा हॉल में ध्वनि की गुणवत्ता को सुधारने के लिए हम लोग जो उसकी सरफेस बनाते हैं वो डोम शेप में बनाते हैं। आपके घर की छतें नॉर्मल फ्लैट होती है, लेकिन इस जगह जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूजिक साउंड होगा तो वहाँ पर शेप कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि इको नहीं हो, है ना। चलिए अब एक बार डिफरेंस देख लीजिए। अनुगुंज यानी कि जो
हम लोग नॉर्मल जो चीज़ कहते हैं कि किसी की आवाज़ गूंज रही हो, और दूसरा जो होता है इको, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिएगा, इको ध्वनि परावर्तित होकर स्पष्ट रूप से दोबारा सुनी जा सकती है, दैट इज इको, जो अभी तक आपने पढ़ा। और अनुगूंज जो होता है कि जस्ट एक वाइब्रेशन यहाँ पर हो रहा है ना, ध्वनि कई बार परावर्तित होकर धीमे धीमे यहाँ पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। जैसे आप आपके रूम में कहीं बोल रहे हो तो आपकी ही आवाज़ गूंज रही है, तो वो परावर्तित होकर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, उसमें रिपीट आपको एज इट इज आपका साउंड नहीं सुनाई देगा, ठीक है। अब जो सुनाई देती है तो मिनिमल डिस्टेंस कितने की होनी चाहिए, 17 मीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब इसके लिए मिनिमल डिस्टेंस 17 मीटर से कम ही होना चाहिए, तभी इको होगा। अगर वाइब्रेशंस यहाँ पर होंगे, अनुकुंज यहाँ पर होगा, और 17 मीटर से ज़्यादा होगा, दैट मीन्स इको होगा। पहाड़ पर चिल्लाने पर ध्वनि का लौट कर आना, है ना, बड़े हॉल या बंद कमरे में बोलने पर आपकी आवाज़ का गूंजना अनुगुंज यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर होते जा रहे हैं। अब अपन पढ़ लेते हैं अल्ट्रासाउंड क्या होता है, क्योंकि अब इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ये चीज़ें थोड़ी सी मैटर करेगी, है ना, इसके फॉर्मूलाज भी मैटर करेंगे। सो अल्ट्रासाउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 के से ज़्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, जिसको मनुष्य तो नहीं सुन सकता है, श्रवण सीमा से ज़्यादा है, तरल ठोस गैस में फैल सकती है, औद्योगिक और चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन, सोनार और क्लीनिंग में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब सुपरसोनिक क्या होता है, अल्ट्रासाउंड देख लिया। अब सुपरसोनिक कोई साउंड नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल, सुपरसोनिक से तात्पर्य उन ध्वनि तरंगों से है जिनकी गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, जिनकी गति काफ़ी, जिनकी स्पीड, जिनका वेलोसिटी काफ़ी फास्ट होगा, उसको हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं, ठीक है। ये कोई वेव का टाइप नहीं है, बस स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है, किलोमीटर में आप इसको 1235 यहाँ पर कह सकते हो। जब कोई वस्तु अगर इससे ज़्यादा फास्ट चल रही है तो उसको सुपरसोनिक अपन कहेंगे। जैसे कि जितने भी ये अपने मिसाइल वगैरह होते हैं, है ना, जितने भी फाइटर जेट वगैरह होते हैं, तो इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फिर आप वहाँ पर मीटर किलोमीटर नहीं करते हो, वहाँ पर आप 1 मैक, 2 मैक, 2.5 मैक, ऐसे में स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है। सुपरसोनिक गति से चलने वाले विमानों के कारण सोनिक बूम यहाँ पर होता है, जो कि बहुत ही फास्ट साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो सुपरसोनिक जेट विमान में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब वो काफ़ी स्पीड के होते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह में सोनिक बूम में जो एक जोरदार ध्वनि उत्पन्न करता है जैसे ही उड़ान भरता है, तो ठीक है, ये हो गया। डिफरेंस देखना चाहें तो आप एक बार दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। जिसकी आवृत्ति 20,000 से अधिक होगी अल्ट्रासाउंड होगा, और ऐसी वस्तुएं जो ध्वनि की गति 343 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा रखती है। मानव कान इसको नहीं सुन सकता है, लेकिन ये तो बहुत तेज सुनाई देगा, सोनिक बूम उत्पन्न करता है। सॉलिड लिक्विड गैस में होता है, वायु, जल और अन्य माध्यमों में ये गति कर सकता है, ठीक है। मेडिकल इमेजिंग, सोनार वगैरह में प्रयोग कर सकते हो। फाइटर जेट, मिसाइल और सुपरसोनिक जितने भी परिवहन होंगे जिनकी स्पीड ज़्यादा चाहिए, उसमें हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसकी फ्रिक्वेंसी यदि आपको देखनी है कि किस रेंज पर इसको यूज़ किया जाता है मैक्सिमम, है ना, वैसे तो इसकी फ्रिक्वेंसी 20 के से ज़्यादा होती है। चिकित्सा और इसमें जो आप यूज़ करते हो मेडिकल में 1 मेगाहर्ट्ज से 15 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कुछ विशेष केसेस में इसको गीगाहर्ट्ज में भी ले लिया जाता है, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी भी यूज़ करी जाती है। तो यहाँ से अगर वेवलेंथ वगैरह निकालने को बोला जाए नॉर्मल, तो कैसे निकालोगे, लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है ना, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ध्वनि की गति जो इसकी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी होगा, डिवाइड बाय उसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर कितनी होगी, ये नॉर्मल v वेलोसिटी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला हो गया, लेमडा इज इक्वल टू v बाय एफ यहाँ पर होता है। v वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी के टर्म्स में तरंगदैर्घ्य आपको पूछे तो ये लगा सकते हो। जैसे कि अपन को ध्वनि की गति कितनी दे रखी है, 1500 दे रखी है, हमने 1500 लिख लिया। और हमको क्या दे रखा है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है 1 मेगाहर्ट्ज इंटू 10⁻6 हर्ट्ज अपन कर ले, तो जब वेवलेंथ निकालेंगे तो अपना निकल कर आ जाएगा 0.0015 मीटर, ठीक है, क्लियर है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला आप जरूर से लिख लेना लेमडा का, ठीक है, हो गया डन यहाँ तक। चलिए सुपरसोनिक भी हो गया, 1 मेग से अधिक होती है, फ्रिक्वेंसी तो वही रहेगी 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज यहाँ पर होती है, क्योंकि मानव जो है सुपरसोनिक बूम जो होता है उसकी आवाज़ को सुन सकता है, तो फ्रिक्वेंसी तो इसकी मानव श्रव्य सीमा जो ऑडिबल रेंज होता है उसी में आती है, ठीक है। आप चाहें तो एक बार डिफरेंस देख सकते हो इसका भी, फिर अपन अगला जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर मूव कर जाते हैं। यहाँ तक कि आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। इसके बाद अब अपन जो यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट है, कोहेजन है, उसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सारा चीज़ें।
मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में तरंग दैर्घ्य हो सकती है और सुपरसोनिक की मीटर सेंटीमीटर ज़्यादा ही जाएगी, ठीक है। मेडिकल और इसमें सुपरसोनिक, सोनिक बूम में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलो अब आ जाते हैं कोहेसिव सोर्सेस क्या होते हैं, संयोजी स्रोत क्या होते हैं। कोहेरेंट लाइट का नाम आपने सुना होगा, है ना, कि कोहेरेंट लाइट मतलब जो एक सिंगल और तेज रोशनी यहाँ पर देती हो, हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जैसे आप कभी भी मार्केट मेले में से लेज़र लाइट लेकर आए हो तो उसकी कांस्टेंट लाइट जाती है बिल्कुल फिक्स सीधी सीधी। जैसे मैंने इस दीवार पर फोकस किया है तो वो बिल्कुल दीवार पर सीधी जाएगी, कहीं भी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, है ना। अब अगर मैं नॉर्मल टॉर्च लेकर आती हूँ और उसकी रोशनी डालती हूँ तो कुछ दूरी पर वो फैल जाएगी। तो कोहेसिव या कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि एक ही जगह फोकस रहना, ठीक है। तो उसी से कई सारे वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे। सो एक कोहेसिव सोर्स क्या होता है, एक संयोजी तंत्र से तात्पर्य एक स्रोत जो कि समान आवृत्ति, समान वेवलेंथ और चरण या एक स्थिर चरण अंतर के साथ प्रकाश तरंगों का उत्सर्जन करता है, जिससे निरंतर हस्तक्षेप के पैटर्न यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, जिससे निरंतर हस्तक्षेप इंटरफेरेंस के जो पैटर्न्स है वो यहाँ पर उत्पन्न होते रहेंगे। जैसे हमने एक सोर्स से यहाँ पर वेव को छोड़ा तो ये कोहेरेंट हो गया, फिर थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी चेंज करके छोड़ा तो इस तरीके से क्या हुआ, एक सेम पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो गया। लेकिन यही मैं इनकोहेरेंट ले लेती हूँ जो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के हैं, अलग अलग वेवलेंथ के हैं, ठीक है, अलग अलग उनके फेज डिफरेंस जो है वो अलग अलग है, तो ये क्या होंगे, सब इधर उधर हो जाएंगे, है ना। मेन जो हमें लाइट सोर्स जहाँ तक पहुँचाना है, लाइट की रोशनी जहाँ तक पहुँचानी है वो हम लोग नहीं पहुँचा पाएंगे, ठीक है, क्लियर है। सो एक सुसंगत स्रोत, एक सुसंगत मतलब कोहेरेंट सोर्स निरंतर चरण अंतर और समान आवृत्ति और समान आयाम वाली तरंगों को उत्पन्न करता है, ठीक है। अब इसी से इंटरफेरेंस पैटर्न को यदि आपको समझना है ना, इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब हस्तक्षेप कैसे करता है, तो जब एक सुसंगत स्रोत से तरंगे एक दूसरे पर आरोपित होती है तो वे निरंतर हस्तक्षेप पैटर्न बनाती है, जहां पर अधिकतम और न्यूनतम की स्थितियां यहाँ पर निश्चित होगी, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम आप यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। जब एक कोहेरेंट सोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस होगा तो मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को भी निकाल सकती हूँ, मैक्सिमम मिनिमा जो होगा उसको भी यहाँ पर निकाला जा सकता है। वो केवल किस केस में होगा, कोहेरेंट के केस में होगा, है ना, जब ये तरंगे एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, आपतित होगी, ठीक है। जैसे कि एक बहुत ही बेसिक और बहुत सा कॉमन सा एग्जांपल देखिए, ये कोहेरेंट लाइट है, जस्ट लाइक आपने आसमान में लेजर लाइट डाली हुई है, ठीक है, और ये अगर आप देखेंगे तो ये फ्लैश लाइट है, कुछ समय पर जाकर क्या हो गई है, फेड हो गई है, आपको ऊपर तक ये जाती हुई नहीं दिखाई देगी, दैट इज इनकोहेरेंट लाइट, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपने देख ही लिए, लेजर से प्रकाश सुसंगत स्रोत का एक उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है जो कि सुसंगत, समांतर, एक वर्णी और अखंडित अनब्रोकन वेव्स को यहाँ पर निर्मित करता है। और ये क्या हो गया, ये हमारा एक तरीके से जैसे ये इनकोहेरेंट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया अपना कोहेरेंट लेजर हो गया, ओके। चलिए अब आ जाता है मेन की करना क्या है इसका, ठीक है, टेक्निक्स फॉर प्रोडक्शन। अगर मैं चाहती हूँ कोहेरेंट लाइट को प्रोड्यूस करना तो मैं कितने तरीके से कर सकती हूँ, है ना, कि मतलब एक सिंगल रोशनी यहाँ पर निकले, है ना, बिना किसी फैडअप के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो मेरे पास 3 तरीके हैं इस तरीके की लाइट को प्रोड्यूस करने के। एक तो है मेरे पास फ्रेनेल का द्विप्रिज्म, मतलब वो 2 प्रिज्म का यूज करेंगे। फिर यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा। दूसरा वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरे वाले से ही फिर पहले और तीसरे को कंपेयर करते हैं ये लोग, ठीक है, तो दूसरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेनेल हमारा बाइप्रिज्म थ्योरी हो गई, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया। तीसरा जो होता है लॉयड के दर्पण की व्यवस्था है, बेसिकली इसमें वो मिरर का यूज़ करते हैं। तो इन 3 एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग यहाँ पर कोहेरेंट लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ इसके अंदर आती है आयाम का विभाजन करना, एम्पलीट्यूड का डिवीजन होना। सो एम्पलीट्यूड का डिवीजन यहाँ पर क्या होता है, आंशिक परावर्तन या अपवर्तन के माध्यम से, या तो आप आंशिक परावर्तन कर लो, है ना, कि किसी भी मिरर से लाइट क्या हो रही है हमारी, रिफ्लेक्ट हो रही है, या फिर आप अपवर्तन यहाँ पर कर लो कि माध्यम चेंज हो रहा हो, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या फिर कोई भी, ठीक है। आंशिक परावर्तन या फिर अपवर्तन के माध्यम से आने वाली किरणों के आयाम को विभाजित करना सुसंगत स्रोत को बनाने में सहायता कर सकता है। अगर मुझे कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करना है, कोहेरेंट लाइट निकाल कर लानी है, तो मैं देखो एक मिरर वाला एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। हाफ सिल्वर्ड मिरर हमने यहाँ पर लिया, ये मेरे पास कोई भी लाइट थी, नॉर्मल लाइट थी, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स था, ठीक है। इस लाइट से मैंने यहाँ पर क्या करा, रोशनी डाली, ठीक है। अब मिरर से जैसे ही टकराएगी, ठीक है, क्या होगा, रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा। अब जैसे कि ये हाफ, वो बोल सकते हैं ना, हाफ सिल्वर्ड मिरर है, मतलब आधे से तो रिफ्लेक्शन होगा और आधे से नहीं होगा, तो आधा रोशनी तो वापस यहाँ पर चली जाएगी, लेकिन आधी रोशनी क्या होगी, मिरर से टकराएगी,
ठीक है, वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर आएगी और कहाँ पर पहुँच जाएगी, जहाँ हमको पहुँचाना है वहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर भी सामने भी देखो, यहाँ पर भी हमने मिरर रखा हुआ है और ये वाला हाफ मिरर है, ये फुल मिरर है। ठीक है, तो हाफ मिरर से क्या होगा, जहाँ पर सिल्वर भाग नहीं है वो सीधे सीधे रोशनी चली जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगी। ऊपर से भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो एक फाइनल हमको कोहेरेंट लाइट यहाँ पर मिल जाएगी। तो एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके भी हम लोग कोहेरेंट लाइट को यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए इस बात को, एम्पलीट्यूड डिवीजन को। तो मिरर का हमने यूज़ किया है ना, हमने 3 मिरर यूज़ किए, 2 फुल मिरर हो गए, एक हाफ सिल्वर्ड मिरर हो गया, ताकि इसने रोशनी को क्या करने दिया, अपने दाई साइड जाने दिया। ठीक है, तो इस तरीके से एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके हमने कोहेरेंट लाइट को प्रोड्यूस कर लिया। बाकी कोहेसिव का मतलब तो समझ गए, क्योंकि ये वर्ड इससे कि कंफ्यूज कर सकते हैं। इनकोहेरेंट, कोहेरेंट तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, कोहेसिव हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोहेसिव समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो एक बार देख लो। जो इंटरफेरेंस आपको ध्यान है तो हमने पढ़े थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जहाँ पर दो वेव जो है सेम फेज की, सेम फ्रीक्वेंसी की होती है, जब एक दूसरे से मिलती है तो हायर एम्पलीट्यूड का वेव फॉर्म यहाँ पर क्रिएट कर देती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो वेव जाती है ना, सेम फ्रीक्वेंसी की होती है बट फेज उसका अलग होता है, ये प्लस में जा रही है, ये माइनस में जा रही है, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देगी, जिसको विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक टॉपिक और पढ़ लो, व्यतिकरण क्या होता है, उसके बाद अपन तीनों चीज़ें फटाफट से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे मीनिंग अगर समझ में आ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोहेरेंट समझ में आ गया, कोहेसिव भी समझ में आ गया। अब व्यतिकरण, इंटरफेरेंस को देख लो, मतलब इंटरफेयर करना, नॉर्मल एक दूसरे को इंटरफेयर करना बोल सकते हो। सो प्रकाश का व्यतिकरण अध्यारोपण के सिद्धांत पर ही आधारित है। सुपर इम्पोजिशन जो होता है, जब दो या दो से अधिक तरंगें जो कि समान फ्रीक्वेंसी की होती है, जिनका आयाम समान भी हो सकता है या लगभग समान हो, जैसे इसका आयाम थोड़ा कम है, फिर दूसरी वाली वेव का थोड़ा ज़्यादा है, तीसरी का थोड़ा ज़्यादा है, तो आप चाहें तो समान की भी ले सकते हो या ऑलमोस्ट सिमिलर वाली ले सकते हो, जिनके मध्य कलांतर भी निश्चित हो, मतलब जो फेज डिफरेंस है वो भी फिक्स हो, एक साथ एक ही माध्यम में एक ही दिशा से गुजरती है, तो उनके अध्यारोपण के कारण एक परिणामी तरंग यहाँ पर उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, किसी स्थान पर मैक्सिमम होगा, किसी भी स्थान पर मिनिमम हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो घटना है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण की घटना, इंटरफेरेंस की घटना के नाम से इसे यहाँ पर जाना जाता है। ओके, सो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आ जाता है आपका फ्रेनल का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसमें सारे यही वर्ड आप यूज़ करोगे, कोहेरेंट लाइट, सुसंगत स्रोत क्या होते हैं, इंटरफेरेंस क्या होता है, इसीलिए पहले सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई। अब स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को। देखो, इसमें जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें तो कोई न्यूमेरिकल ऐसा देखा नहीं है जो अभी तक बनाओ। बेसिकली इसका जो है यंग से कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। बाकी अभी अपन साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, तो एक बार पहले तीनों एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लेते हैं, एट द लास्ट तीनों का अपन साथ में रिविजन ले लेंगे। ठीक है, तो फ्रेनल का द्विप्रिज्म एकल तरंग वेव फ्रंट जो कि दो कोहेरेंट स्रोत में विभाजित करके व्यतिकरण को उत्पन्न करता है। बेसिकली फ्रेनल का जो द्विप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है वो क्या करता है, एक यहाँ पर आप कह सकते हो कि दो कोहेरेंट लाइट को प्रोड्यूस करता है। ये दो कोहेरेंट लाइट इसने प्रोड्यूस करी है और फिर उनका क्या करवाता है, फिर उनका इंटरफेरेंस करवाता है। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे काम करता है इसको थोड़ा सा बेसिक से समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आपको यंग समझने में दिक्कत नहीं आएगी और लास्ट जो लॉयड वाला है वो भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। सो फ्रेनल का द्विप्रिज्म प्रयोग यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से एक वर्णीय प्रकाश, मतलब कि हम लोग वही कोहेरेंट लाइट की बात कर रहे हैं जो कि एक वर्णीय हो, एक ही डायरेक्शन में अपने वेव को देता हो, ठीक है, प्रकाश को देता हो। सो एक वर्णीय प्रकाश की सहायता से क्या करता है, इंटरफेरेंस को उत्पन्न करता है। वेव्स क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर गिरेगी, है ना, इसे आप कह सकते हो इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश की सहायता से विवर्तन को उत्पन्न करेगा तथा उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर अपन को उसकी लैम्डा की वैल्यू निकालनी है वो अपन निकाल सकते हैं। तो जो भी वैल्यू आप पूछोगे हम लोग फ्रेनल के द्विप्रिज्म से यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रेनल के द्विप्रिज्म की सहायता से मात्र एक प्रकाश स्रोत से, आपने तो केवल एक लाइट यहाँ पर दी थी, उस एक लाइट से ही हम लोग क्या करवाएंगे, अलग अलग लाइट प्रोड्यूस करके व्यतिकरण करवा देंगे। ठीक है, यूजुअली तो ऐसा होता है ना कि अगर आपको व्यतिकरण देखना है तो आपको दो प्रकाश के सोर्स चाहिए, लेकिन हम लोग इस प्रिज्म का सेटअप ही ऐसा करते हैं कि हमको यहाँ पर एक ही प्रिज्म से दो लाइट, दो सोर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है,
तो देखो, फ्रेनेल द्विप्रिज्म एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से विवर्तन के कारण उत्पन्न फ्रिंज उत्पन्न करी जा सकती है। इसके लिए केवल एक प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है और इसकी सहायता से हम लोग किसी भी तरंग का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेनेल द्विप्रिज्म से जैसे ही प्रकाश स्रोत की प्रकाश तरंगे जाती है तो इससे दो कला संबंध स्रोत यहाँ पर बन जाते हैं, मतलब फ्रिंजेस बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखो इसका पूरा सेटअप अपन समझ लेते हैं। तो सिंपल सा, अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें आपने सिर्फ ये देखा कि फ्रेनेल के प्रिज्म में हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म का यूज़ करते हैं। दो प्रिज्म का सेटअप हम लोग कुछ ऐसे करते हैं कि वो एक सिंगल हो जाए। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक नॉर्मल कोहेरेंट लाइट देते हैं, है ना। जब वो इस प्रिज्म से टकराती है तो वो दो में यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, फिर उसके माध्यम से हम लोग किसी भी तरंगदैर्घ्य की वैल्यू को यहाँ पर निकाल सकते हैं, किसी भी वेव का तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं। सो द सेटअप इज, हमने दो प्रिज्म लिए हुए हैं, है ना। दोनों प्रिज्म को कुछ ऐसे सेट किया हुआ है कि दोनों के बेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिनका अपवर्तन कोण का मान बहुत ही कम 0.5 डिग्री है, मतलब इतना ज़्यादा कोई अफेक्ट करेगा नहीं, है ना। अतः इस फ्रेनेल प्रिज्म में दोनों कोण आधे आधे डिग्री के होते हैं, जो कि न्यून कोण है, और एक कोण जो होगा वो कि 179 डिग्री का होगा। ठीक है, जो कि अपना अधिक कोण यहाँ पर होगा। ये इस प्रिज्म को बनाने का सेटअप होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गई प्रिज्म के बारे में कि दोनों प्रिज्म को आधार से जोड़कर हमने बना दिया है। सो जब फ्रेनेल द्विप्रिज्म के सामने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत को, जैसे कि ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है ना, ये इसी तरीके से हो रहा है। हमने दो प्रिज्म को जोड़ दिया, ठीक है, इसको आप ए ले लो, इसको आप बी ले लो। इसके सामने हमने क्या रखी, लाइट रखी। लाइट को क्या नाम दिया, सोर्स, एस नाम यहाँ पर दे दिया। तो जब इस एक वर्णीय प्रकाश को रखा जाता है तो इसके कारण दो आभासी कला संबंध स्रोत यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे, क्योंकि जैसे ही लाइट रखोगे वो प्रिज्म के ऊपर गिरेगी। ठीक है, वो प्रिज्म के ऊपर गिर गई है डायरेक्शन में। अब यहाँ से क्या होगा कि कोहेरेंट लाइट हमारी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। सो चित्र में भी आप देख सकते हैं कि एक वर्णीय स्रोत हमने एस यहाँ पर लिया है, जो आभासी कला संबंध स्रोत से यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, जिसको हमने S1 और S2 के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। इसको आप पीछे की साइड बढ़ा दो, ये S1 और ये S2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे जाएंगे, आगे की साइड जो हमने एक स्क्रीन रखी हुई है, उस स्क्रीन से जाकर ये सिग्नल जो वेव्स आई है, लाइट आई है, ये क्या करेगी, सिग्नल से जाकर टकराएगी। ठीक है, क्लियर है। एक लाइट कुछ इस तरीके से निकलेगी जो कि वापस जब अंदर जाएगी, है ना, और ये आप देख सकते हो डायग्राम में, ये कुछ इस तरीके से जाकर मिलेगी लाइक दिस। ठीक है, ये आपने देखा सेंटर से आई, ये कुछ थीटा एंगल इसने यहाँ पर बनाया और इस तरीके से निकल गई। ठीक है, तो ये स्क्रीन पर हमें कुछ इस तरीके से डार्क और लाइट फ्रिंजेस यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। ओके, एक बार और सेटअप को ध्यान से सुन लो, क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा और समझना है, क्योंकि फॉर्मूला जो बनेंगे वो यहीं से बन रही है। जो छोटे छोटे नाम आप देख रहे हो ये सब फॉर्मूला बनाएंगे आपके। तो हमने दो प्रिज्म को बेस से ऐसा जोड़ा है कि अपवर्तन कोण का मान बहुत मिनिमल 0.5 डिग्री हो जाए। ठीक है, दो कोण आधे आधे डिग्री के हो जाएंगे, जिसमें से एक कोण आपका न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा 179 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, फ्रेनेल द्विप्रिज्म को ऐसे सेट किया कि हमने इसके सामने लाइट सोर्स रखा है। जैसे ही लाइट सोर्स इस पर गिरेगा, है ना, ये क्या करेगा, S1 और S2 दो डिफरेंट लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और जिसमें आभासी लाइट्स हमको यहाँ पर S1 और S2 यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे आप इसको स्क्रीन पर लोगे तो आपको लाइट और डार्क फ्रिंजेस यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मल भी आप देखोगे तो टीवी में आपने देखा है पीछे से इलेक्ट्रॉन गन से सिग्नल आता है ना, स्क्रीन डिस्प्ले होती है। तो कई बार पुरानी टीवी में आपने देखा होगा सिग्नल मैच नहीं होते तो आपको ऐसे पट्टे दिखाई देते थे, तो वो भी एक फ्रिंजेस ही आप उनको कह सकते हो। सो जब तरंगे इन आभासी कला संबंध S1 और S2 से उत्पन्न होती है तो आपस में क्या करती है, व्यतिकरण करती है, और व्यतिकरण के कारण स्क्रीन पर आपको फ्रिंजेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये डार्क फ्रिंज है, ये क्या हो गई, लाइट फ्रिंज यहाँ पर हो गई। ठीक है, माना कि स्क्रीन MN और स्रोत S के मध्य की दूरी, ये हमारी स्क्रीन का नाम MN है और सोर्स ये है, तो इसके बीच की दूरी को हमने मान लिया D है। प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो कितना है, म्यू यहाँ पर हो जाएगा। और द्विप्रिज्म का अपवर्तन कोण का जो मान है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। मतलब इनका जो अपवर्तन कोण है अपन बहुत माइनर सा मान रहे हैं ना, वो उसको अपन ने वैल्यू दे दी अल्फा। ठीक है, और दो कला संबंध S1 और S2 ये दोनों हैं, इन दोनों के बीच की दूरी दे दी हमने स्मॉल d। तो यहाँ से फ्रिंज की जो चौड़ाई बीटा की वैल्यू निकलेगी
वो क्या हो जाएगी, बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा डिवाइड बाई डी। डी बेसिकली क्या थी, है ना, एम एन स्क्रीन से हमारे सोर्स के बीच की दूरी थी। लेमडा क्या हो जाएगी, वेवलेंथ यहाँ पर हो जाएगी। और स्मॉल डी क्या हो जाएगी, जो दो हमारे सोर्स बने थे, आभासी सोर्स, है ना, जो कि रियल नहीं थे, हमने खुद से क्रिएट करे थे, ठीक है, ये हो जाएगा S1 और S2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल डी। तो यहाँ से अगर आपको तरंग दैर्घ्य निकालनी है तो आप फ्रिंज की चौड़ाई निकाल लोगे कि कितने चौड़े आपके फ्रिंज बन रहे हैं, बीटा डी डिवाइड बाय कैपिटल डी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, है ना, आप क्या कर सकते हो, है ना, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है अपना फ्रेजन वाला, इसके थ्रू आप किसी भी कोहेरेंट लाइट की वेवलेंथ यहाँ पर निकाल सकते हो प्रिज्म के थ्रू, है ना। दो अलग अलग सोर्सेज के बजाय आप प्रिज्म लेकर आओ और प्रिज्म से आप फ्रेनेल का क्या कर लो, अपना किसी भी तरंग का वेवलेंथ निकाल लो, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा ही हमारा यंग का द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या बोलता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप इसको कह सकते हो। 1801 में व्यतिकरण की घटना को देखा गया था थॉमस यंग के द्वारा, और फिर उन्होंने एक पूरा सेटअप किया, है ना, जिसे यंग का द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। बेसिकली इनका सोर्स कुछ इस तरीके से होता है, ये क्या करते हैं, एक सोर्स लेते हैं, है ना, एक सोर्स में क्या करते हैं, हल्का सा छेद करते हैं ताकि इस होल में से क्या हो, लाइट यहाँ से गुजरे, ठीक है। ये लाइट यहाँ से निकलती है, दिख रहा है, हल्का सा बिल्कुल माइनर सा, देख लो चौड़ाई भी देख लो 0.03, मतलब बहुत छोटा सा छेद करते हैं ताकि लाइट इसमें से पास हो पाए। सो चित्रानुसार एक एस जो है एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, मतलब वही लेजर लाइट आप समझ लो या कोहेरेंट लाइट आप ले लो। ये क्या करती है, एक छोटे से छिद्र से जाती है, फिर हमने एक स्क्रीन लगा रखी, इसमें भी हमने दो छोटे छोटे छेद कर रखे। तो जब ये लाइट यहाँ से पास होगी, क्या करेगी, इस वाले छेद से गुजरेगी और इस वाले होल से गुजरेगी, जैसा कि ए और बी में है, ठीक है। और ए और बी एक दूसरे के काफी पास स्थित होते हैं, ये कंडीशन है, ठीक है। दोनों छिद्रों की चौड़ाई जो है, मतलब ये कितने चौड़े होने चाहिए, 0.03 mm से ज्यादा नहीं, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 0.3 mm होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, नहीं तो हमारे जो फ्रिंजेस है वो नहीं बनेंगे, ओके। सो एक्चुअल में ये कुछ ऐसे दिखते हैं, अभी अपन बात करेंगे इसके बारे में। सो दोनों छिद्र प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित होते हैं तथा स्रोत एस से चलने वाले प्रकाश तरंगे समान कला में छिद्र ए और बी पर पहुंचती है, ठीक है, ए और बी पर पहुंच गई, इसीलिए दोनों छिद्र उच्च कला संबंध स्रोत व्यवहार के लिए व्यवहार करेंगे। मतलब दैट मीन्स कि यहाँ पर जो भी वेव आ रही है उसको एज इट इज यहाँ पर सेट कर देंगे, हाई फ्रिक्वेंसी पर अपन लेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस यहाँ पर नहीं ले। अब आपको हाइजेन की थ्योरी पता है कि हाइजेन ने बोला था कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु हमेशा एक नए प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करता है। तो जैसे ही आपने सोर्स को दो अलग अलग पॉइंट से, यहाँ पर लाइट को दो अलग अलग पॉइंट ए और बी से भेजा, तो ये दो इंडिविजुअल सोर्स मेरे बन गए, मतलब ये दोनों इंडिविजुअल लाइट की तरह अलग अलग वेव की तरह कार्य करेंगे। इसीलिए हमने ए और बी दो प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेंगे और इनसे निकलने वाली जो वेव्स है, एक स्क्रीन बनाई हुई है हमने XY, उसके ऊपर जाकर अध्यारोपित हो जाएगी, ठीक है। जब इन बिंदुओं से दाईं ओर एक स्क्रीन XY रखी जाती है तो इस स्क्रीन पर एक अध्यारोपण होगा, इसमें कुछ लाइट और डार्क फ्रिंजेस हमें प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि रियल में आप देखो, ये रियल डायग्राम है, ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना। तो इसमें कुछ लाइट और डार्क फ्रिंजेस हो जाएगी, जैसे ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। यहाँ पर तो नॉर्मल ही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेंटर में, तो दोनों वेव्स जो है एक दूसरे को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। सो इसकी वजह से क्या होगी, हमारी लाइट और डार्क फ्रिंजेस बन जाएगी, कहीं पर अंधेरा रहेगा और कहीं पर एकदम से बहुत तेज रोशनी रहेगी, ठीक है। सो इस स्क्रीन XY पर बिंदु P के दोनों बिंदु A और B से चलने वाली तरंगे समान दूरी तक चलती है और इस बिंदु पर समान कला से मिलती, सेम फेस, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पर P बिंदु पर द्वित्व बिंदु प्राप्त होगा, इसीलिए P बिंदु को केंद्रीय बिंदु के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। मतलब सेंटर में जहाँ पर दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस मिलेगी, द्वित्व बिंदु उसे कहते हैं, और उसके आसपास आपका डार्कन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि ये सेंटर फेस आपका P है, तो ये तो लाइट हो गया, इसके ऊपर के दोनों डार्क हो गए, फिर लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, ऐसे करके आपको फेज यहाँ पर मिल जाएंगे। सो अब अगर आपको इसका फॉर्मूला बनाना है तो आप कैसे बनाओगे कि A और B के मध्य की जो दूरी है स्मॉल d आप मान लो, और इस सोर्स से जो हमारी स्क्रीन है इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, कैपिटल D यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो। ये इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d हो गई,
ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कैपिटल डी हो गई, और छिद्रों से निकलने वाला जो प्रकाश है उसकी जो तरंगदैर्घ्य बनेगी वो कितनी बन जाएगी आपकी, लैम्डा यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है। सो ए तथा बी बिंदुओं से चलने वाले प्रकाश तरंग बिंदु पी पर जाकर मिलेगा। ठीक है। यहाँ ये समान कला के होंगे और विपरीत कला के भी यहाँ पर हो सकते हैं, है ना। यह निर्भर करता है कि उन्होंने कितनी दूरी यहाँ पर ट्रेवल करी है। सो हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो पी बिंदु प्रकाश बिंदु हमारा रहा है उससे जो है केंद्र की जो दूरी है, केंद्र फ्रिंज की जो दूरी है, अगर वो x है तो जो व्यतिकरण यहाँ पर हुआ है ना, व्यतिकरण तरंगों के बीच का जो पथांतर यहाँ पर बना है जिसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा, xt/d के बराबर हो जाएगा। और जो कि ये थीटा एंगल है ये बहुत छोटा है, मतलब अगर हम लोग इसका प्रकाश बिंदु को शिफ्ट करते हैं, है ना, तो अगर ये जो एंगल बना है अगर ये बहुत छोटा है तो उस केस में आपकी वैल्यू हो जाएगी xd/d। d बेसिकली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, कैपिटल D जो है हमारे सोर्स से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो अब यहाँ से क्या याद करें, तो यहाँ से सिर्फ दो फॉर्मूला आप याद कर सकते हो कि अगर आपको लाइट दीप्त फ्रिंज की वैल्यू निकालनी है तो आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करोगे, xd/D इज इक्वल टू n लैम्डा। क्यों, क्योंकि व्यतिकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी समपोषी व्यतिकरण के पथांतर के लिए शर्त क्या होती है। समपोषी व्यतिकरण आप समझ रहे हो, समपोषी आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस ही सेशन में कि जब दो वेव्स आती है यदि वो सेम फेज की हो, है ना, सेम फेज की मतलब ये पॉजिटिव है तो इसका भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये सेम फेज की है तो इसे समपोषी व्यतिकरण हम लोग यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो उसके लिए जो वैल्यू होगी, है ना, वो क्या होगी, n लैम्डा यहाँ पर होगी, यानी कि ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, n लैम्डा के बराबर हो जाएगा। और n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यूस चलेगी। ठीक है, क्लियर है। और ऐसे n नंबर के लिए आपको निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, है ना, स्थिति पोजीशन निकालनी है तो यहाँ से आपको डिस्टेंस भी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, जस्ट आप इसको उल्टा कर सकते हो, है ना, जैसे अभी आपने जो फॉर्मूला लिखा था xd/d इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो उस d को इधर भेज दो, स्मॉल d को आप नीचे लेकर आ जाओ तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, हो गया। अब अद्वितीय फ्रिंज के लिए अगर आपको वैल्यू निकालनी है, मान लो व्यतिकरण के समय क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पर हो गया कि एक पॉजिटिव आ गया और दूसरी वेव मेरी नेगेटिव चली गई। ठीक है, अगर उल्टा हो गया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विपोषी इंटरफेरेंस या स्टैटिक इंटरफेरेंस यहाँ पर हो जाएगा। तो उसके लिए जो आपका कंडीशन हो जाएगी व्यतिकरण की वो 2n-1 λ/2 हो जाएगी। तो हमारी जो वैल्यू है वो तो ऐसी ही रहेगी। ठीक है, उसी में आप क्या कर दें, वैल्यू को पुट कर दें, जैसे ये लिखा हुआ है xd/d इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, इसको आप रखो और एज इट इज क्या कर दो, वैल्यू को पुट कर दो। जस्ट लाइक यहीं पर कर लेते अपन, xd/D होगा। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये d उधर चला जाएगा, स्मॉल d आपका नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। डन, बस ये दो फॉर्मूला आपको थोड़े से ध्यान रखने, है ना। अगर समपोषी व्यतिकरण होता है तो आपका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और विपोषी व्यतिकरण होता है और x की पोजीशन निकालनी है जहाँ पर अंधेरा होगा उसके लिए x की पोजीशन हो जाएगी कैपिटल D/D। आप तो सिंपल सा काम करो कि सिर्फ ये वाली चीज़ याद रख लो। ठीक है, क्या, xd डिवाइड बाय कैपिटल D करके, इधर आपका n लैम्डा है ही सही, इधर क्या हो जाएगा, जस्ट 2n-1 λ/2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 2 3 एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और यहाँ से एक बीटा की वैल्यू, फ्रिंज की चौड़ाई भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका d λ/d करके। ओके, डन। यहाँ तक जो भी आपने फर्स्ट वाले में पढ़ा था फ्रिंज की चौड़ाई निकालने का वही फॉर्मूला है। चलिए, अब एक तीसरा एक्सपेरिमेंट इसके अंदर बचा है, तीसरा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, देन एक बार तीनों को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन है वो इन तीनों के डिफरेंस से बनेंगे कि वाई हम लोगों को ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत पड़ गई, है ना, किसी ने कोई दिक्कत करी होगी तभी हमको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने पड़ रहे हैं। सो इस प्रयोग में एक दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम लोग ना एक मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कोहेरेंट लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग एक मिरर लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, व्यतिकरण उत्पन्न होगा। जैसे कि डायग्राम में समझ में आ रहा है कि हमने जस्ट एक मिरर लिया है, हमने एक लाइट सोर्स यहाँ पर लिया है, इस लाइट सोर्स से क्या हो रही है, हमारी लाइट गिर रही है। ठीक है, इस लाइट सोर्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट को गिरा रहे हैं, और मिरर को कुछ ऐसी पोजीशन में रखा हुआ है जहां से क्या हो, उस लाइट, जैसे मिरर पर लाइट गिरती है
उसका क्या होने लग जाए, रिफ्लेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। सो जब एक एकल रूपी यानी कि कोहेरेंट प्रकाश स्रोत इसको समतल दर्पण के पास रखा जाता है तो प्रकाश की सीधी किरणें और दर्पण से परावर्तित होकर आपस में क्या कर देती है, व्यतिकरण यहाँ पर कर देती है ना। ये दोनों सिग्नल वापस हमको एक स्क्रीन पर मिल जाएंगे। तो पर्दे पर हमें कुछ चमकीली और अंधेरी धारियाँ यहाँ पर मिल जाती, जो रियल में ये दिखता है कुछ ऐसा दिखता है। ये अंधेरा यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर कुछ लाइट्स आपको दिख रही है, लाइट डार्क का आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है। सो जो सेंटर में होता है, सेंटर वाली जो लाइन होती है वो हमेशा अंधेरी रहती है ना, क्योंकि यहाँ पर जब आप मिरर से परावर्तित करवा रहे हो लाइट को तो उस केस में क्या होता है कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए आपको सेंटर जो है अंधेरे वाला दिखेगा। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको तीनों के बीच में डिफरेंस बता देती हूँ कि तीनों की क्या अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिद्धांत। तो फ्रेनल का जो सिद्धांत है वो वेव फ्रंट डिवीजन के ऊपर आधारित है, तरंगों को क्या करने वाला सिद्धांत है, डिवाइड करने वाला सिद्धांत है। ठीक है, वेव फ्रंट डिवीजन हो गया। यंग का जो स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने देखा वो एम्पलीट्यूड को डिवाइड करने वाला सिद्धांत है, एम्पलीट्यूड डिवीजन के कंसेप्ट पर कार्य करता है। और लॉयर जो है वो परावर्तन के आधार पर, रिफ्लेक्शन के आधार पर बात करता है, जहाँ पर वो एक ही सोर्स लेते हैं और उसको मिरर से क्या करवा देते हैं, रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, अब देखो स्रोत का आकार अगर आप फ्रेनल का देखो तो दोनों ही आपके कैसे प्राप्त होंगे, आभासी यहाँ पर प्राप्त होंगे, है ना। जो S1 S2 आपने बनाए थे दोनों ही आपके कैसे थे, वर्चुअल यहाँ पर थे। यंग में जो आपको मिले थे दोनों ही आपको कैसे मिल गए थे, रियल यहाँ पर मिल गए थे। दो वास्तविक कोहेरेंट सोर्सेस मिल गए थे। और लॉयड में जो मिला था एक आपको रियल मिला है और एक आपको कैसा मिला है, वर्चुअल यहाँ पर मिला है। अब व्यतिकरण कैसा हुआ तीनों ही पोजीशन में, तो इसमें अगर आप देखेंगे फ्रेनल में तो कंटिन्यूस आपको चमकीली और अंधेरी धारियाँ मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको मिलेगी वैकल्पिक चमकीली और अंधेरी धारियाँ यंग वाले में। और लॉयड में केंद्रीय धारी जो होती है, मतलब सेंटर लाइन जो होगी वो डार्क होगी, बाकी आपका लाइट यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्यों आया, सेंटर वाला है ना, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया मिरर की वजह से। ठीक है, बाकी तो सेम ही है कि फ्रेनल का द्विप्रिज्म और यंग का स्लिट जो है दोनों ही कोहेरेंट स्रोतों का उपयोग करके व्यतिकरण को दिखाते हैं। लेकिन जो स्रोत है, जो जहाँ से हम लोग लाइट लेकर आते हैं, जैसे इसमें भी हमने एक सोर्स लिया था उसको दो भागों में बांटा था यंग वाले में। ठीक है, तो तरीका जो है उत्पन्न करने का वो अलग अलग था। सो लॉयड का दर्पण प्रयोग एक वास्तविक स्रोत और उसके आभासी प्रतिबिंब का उपयोग करता है, जिसमें 180 डिग्री का चरणांतर के कारण केंद्रीय धारियाँ जो है वो अंधेरी बन जाती है। ठीक है, तो मेन तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से आपको याद कर लेना, क्योंकि मेन जो अब न्यूमेरिकल आएंगे वो इस चीज़ के ऊपर आएंगे, है ना। इसके आएंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल, मतलब इतने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं इसके और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, और बाकी इन दोनों से यंग का कंपैरिजन पूछा हुआ है। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछे गए हैं। ओके, सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। साथ ही आपका दिन में 2 बजे एपर सेशन है, उससे आप ज्वाइन करिएगा। और शाम को 6 बजे आपका लाइव सेशन रहेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग MCQs कंप्लीट करेंगे केमिस्ट्री के, उसे भी आप ज्वाइन करिएगा। सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।